चैप्टर 22 दैट इज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज बेसिकली, सबसे पहले तो हम लोग ये इसमें पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी या मार्केटिंग प्लान में क्या क्या चीजें होती हैं। मार्केटिंग प्लान इज द बेसिकली अ प्लान टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, अ प्लान टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप एक मार्केटिंग प्लान बनाते हो, और उस प्लान के अंदर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है कि आप कैसे अपनी जो है वो मार्केटिंग करोगे गुड्स एंड सर्विसेज की, और किस तरीके से आप जो है वो हाई सेल्स अचीव करोगे। मुझे जरा 1 मिनट दिएगा, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। तो मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मार्केटिंग प्लान इज बेसिकली अ स्ट्रेटेजी, और इसके अंदर जो है वो बेसिकली प्लान के अंदर एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको आप इस्तेमाल करते हो टू अचीव योर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सही है। तो की कंटेंट्स ऑफ अ टिपिकल मार्केटिंग प्लान में होता है क्या है? पर्पस और ऑब्जेक्टिव होता है कि आप जो है वो आपका पर्पस क्या है मार्केटिंग करने का, आपका टारगेट क्या है, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, ये सारी चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। फिर उसके बाद होता है आपका सिचुएशनल एनालिसिस। अब सिचुएशनल एनालिसिस क्या होता है कि बेसिकली आप ये एनालाइज करते हो कि अभी बिजनेस कहाँ पर है, और मार्केट रिसर्च जो है वो उसके अंदर क्या क्या चीजें उसको जाननी जरूरी है, कि कॉम्पिटिटर्स के बारे में जानना है, कंज्यूमर्स के बारे में जानना है, करंट मार्केट के एनालिसिस करने, इकोनॉमिक एनालिसिस करने, वगैरह वगैरह। तो सिचुएशन एनालिसिस में आप ये करते हो, मार्केट को और अपने आप को एनालाइज करते हो। मूविंग ऑन, फिर आपके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आपको क्या क्या चीजें अचीव करनी है, उससे उस ऑब्जेक्टिव के लिए आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हो। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने के बाद आपका पूरा एक मार्केटिंग मिक्स बनता है, जो कि आपके मार्केटिंग के टैक्टिक्स होते हैं, शॉर्ट टर्म आपकी एक्टिविटीज होती हैं, जिनको आप करके जो है वो अपने स्ट्रेटेजी को अचीव करने की कोशिश करते हो। एक मार्केटिंग बजट फॉर्म होता है कि जिस बजट में रह के आपको अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज करनी है, जैसे प्रमोशन एक पर्टिकुलर बजट में आपको करनी होती है। और फिर एग्जीक्यूटिव समरी, जिसमें ये पूरी जो डिटेल आपकी मार्केटिंग प्लान होता है ना, उसका डिटेल का पूरा एक समरी जो है वो बना के आप डायरेक्टर्स वगैरह को दिखाते हो अपनी कंपनी के। अब एक एक चीज जो है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये जो कंटेंट्स हैं। तो सबसे पहली जो चीज थी वो थी आपकी पर्पस एंड मिशन। So the first part of the plan is to provide the reader with the necessary information to understand the purpose of it. तो background information about the business आती है इसके अंदर, including its mission statement will be particularly important. तो business के बारे में आप बताओगे और उसका पर्पस बताओगे बिजनेस का क्या है, तो आप बेसिकली यहाँ पे जो है वो पर्पस और मिशन में ये आप बता दोगे। फिर उसके बाद मूविंग ऑन टू सिचुएशन एनालिसिस। तो सिचुएशन एनालिसिस बेसिकली कि आप यह डिटरमिन करने की कोशिश करो कि बिजनेस अभी कहाँ पर है। तो उसमें आप करंट प्रोडक्ट एनालिसिस करते हो कि आपका प्रोडक्ट अभी कौन से स्टेज पे है। तो इसमें आपका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस आ सकता है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस हमने एएस पे पढ़ा था कि इसके अंदर जो है वो हम लोग प्रोडक्ट फोलियो एनालिसिस, इसके अंदर हम जो है वो एनालाइज करते हैं कि हमारे कितने प्रोडक्ट हैं, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के थ्रू हम लोग ये भी जानते हैं कि प्रोडक्ट के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ और मेच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो आपको करंट प्रोडक्ट एनालिसिस करने से ये पता चल जाता है कि आपका प्रोडक्ट कौन से स्टेज पे है, प्रोडक्ट जो है वो डिक्लाइन पे है, प्रोडक्ट जो है वो मेच्योरिटी पे है, प्रोडक्ट जो है वो ग्रोथ पे है। फिर टारगेट मार्केट एनालिसिस, की जिस मार्केट को आप टारगेट कर रहे हो वहां के कंज्यूमर्स कैसे हैं, कंज्यूमर्स के बारे में जानना कि कंज्यूमर का परचेजिंग बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर क्या है। फिर कॉम्पिटिटर एनालिसिस, कि जिस मार्केट में आप जो है वो एंटर हो रहे हो वहां का कॉम्पिटिटर कैसा है, वहां पे कितना कंपटीशन है, कंपटीशन हाई है या लो है, ये चीजें आप जानते हो। फिर इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि आप जो है वो इकोनॉमी, जिस कंट्री में आप करोगे, या जिस कंट्री में आप ऑपरेट करोगे अपना बिजनेस, वहाँ का इकोनॉमी के हालात कैसे हैं, और वहाँ के पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसे हैं। सही है। फिर उसके बाद शॉर्ट एनालिसिस करते हो। शॉर्ट एनालिसिस बेसिकली द स्ट्रेंथ, चार चीजें जो है वो आप अपनी एनालाइज करते हो कि आपकी आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी क्या वीकनेस है, मार्केट में आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, और मार्केट में आपके थ्रेट्स क्या फेस हो रहे हैं आपको। तो ये चार चीजें जब आप एनालाइज करते हो, ये आपका सिचुएशनल एनालिसिस होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये आपके 5 एनालिसिस होते हैं जो आप मार्केट के अंदर कर रहे होते हो। आप अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करते हो, आप अपने टारगेट मार्केट को एनालाइज करते हो, आप अपने कॉम्पिटिटर के एनालिसिस करते हो, जिस कंट्री में आप ऑपरेट कर रहे हो वहाँ के इकोनॉमिक के हालात और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहे होते हो, और स्वॉट एनालिसिस कर रहे होते हो। जैसे पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात देखें कितने बुरे हैं,
पॉलिटिकल हालात देखें कितने हो रहे हैं। तो कोई भी अगर बिजनेस स्टार्टअप होगा नया, या मार्केटिंग एक्टिविटीज जो भी होंगी, तो उससे पहले सिचुएशन एनालिसिस में आप जो है वो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज जरूर करोगे। फिर जो थर्ड चीज है वो है आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, और उसके लिए अचीव करने के लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। तो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? गोल सेट बाय द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। अब गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स को बढ़ाना, लेवल ऑफ ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करना, नंबर ऑफ न्यू रिटेलर्स बढ़ाना जो आपका प्रोडक्ट रखे मार्केट में, फिर द प्रोपोर्शन ऑफ ईच मार्केट सेगमेंट, आपने मार्केट के सेगमेंट्स को इंक्रीज करना, ज्यादा से ज्यादा मार्केट के सेगमेंट को कैप्चर करना। ये डिफरेंट आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर और भी होते हैं कि मार्केट शेयर बढ़ाना और ब्रांड इमेज को बेहतर से बेहतर करना। मतलब देर आर मेनी डिफरेंट जो है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हम लोग ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। और उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक पूरा एक प्लान ऑफ एक्शन होता है जिनको आप फॉलो करते हो, उन सीरीज ऑफ स्टेप्स को फॉलो करते हो इन ऑर्डर टू अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। सब सिग्निफिकेंट स्ट्रेटेजिक डिसीजन इंक्लूड। अब बेसिकली स्ट्रेटेजिक डिसीजन में आप क्या चीजें असेस कर रहे होते हो? कि आपको मास मार्केटिंग को मास मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना चाहिए या नीश मार्केट में सेल करना चाहिए? आपको मार्केट पेनिट्रेशन प्राइसिंग इस्तेमाल करना चाहिए या लिमिटेड पेनिट्रेशन प्राइसिंग इस्तेमाल करना चाहिए? तो मतलब इस तरीके के डिसीजंस आप लेते हो कि आपको क्या करना चाहिए। यू शुड एंटर अ न्यू मार्केट विथ न्यू प्रोडक्ट, और यू शुड एंटर अ न्यू मार्केट विथ योर ओल्ड प्रोडक्ट। इस तरीके शुड वी सेल मोर टू द सेम मार्केट और फाइंड न्यू मार्केट्स। कि सेम प्रोडक्ट आप अपनी मार्केट में और ज्यादा बेचो डिस्काउंट रेट पे, या सेम प्रोडक्ट को किसी और मार्केट में लॉन्च करो। तो इस तरीके की स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। अब फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करना है कि नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स मेरे बढ़ जाएं, तो नंबर ऑफ न्यू कस्टमर्स बढ़ाने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक नई मार्केट के अंदर सेल करूंगा। तो जब मैं अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को एक नई मार्केट के अंदर सेल करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे फायदा क्या होगा? कि मेरे नए कस्टमर्स बनेंगे जो मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो दिस विल बी माई स्ट्रेटेजी टू अचीव माई ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रही है बात? हाउएवर स्ट्रेटेजी को कुछ फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट कर रहे होते हैं। और ये क्या फैक्टर्स होते हैं? तो फाइनल स्ट्रेटेजी आप क्या बनाओगे वो डिपेंड करेगा कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगेन, मैं अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही स्ट्रैटेजी बनाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि मेरा ऑब्जेक्टिव कुछ और है और मैं स्ट्रैटेजी कुछ और बनाऊं। फॉर एग्जांपल, मुझे अगर नए कस्टमर्स जो है वो गेन करने हैं, तो नए कस्टमर्स गेन करने के लिए मैं अपनी प्राइसेस हाई कभी नहीं करूंगा। मैं अपनी प्राइसेस लो ही रखूंगा ताकि ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो। ठीक है? तो स्ट्रैटेजी को बनाने से पहले मुझे पता होना चाहिए, क्लियरली आई शुड नो एंड आई शुड हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग माय ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंडली, सिचुएशन एनालिसिस, where and what customer competitors are doing and what the market conditions are। तो सिचुएशन एनालिसिस से भी आपका काफी ज्यादा स्ट्रैटेजी में फर्क पड़ता है। कि लेट्स सपोज अगर कंपटीशन ज्यादा है, तो कंपटीशन ज्यादा के हिसाब से आप स्ट्रैटेजी अपनी बनाएंगे, और कंपटीशन अगर लो है तो कंपटीशन लो के हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओगे। तो योर स्ट्रैटेजी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एनालिसिस। एंड थर्डली, द रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के पास कितना पैसा या कितना लेबर मौजूद है। पैसा ज्यादा है तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी। पैसा कम है, बजट कम है मार्केटिंग का, तो वहां पे आपकी स्ट्रैटेजी डिफर करेगी। नाउ मूविंग ऑन टू मार्केटिंग मिक्स टैक्टिक्स। अब स्ट्रैटेजी को आप जो है वो अचीव करने के लिए टैक्टिक्स बनाते हो। अब टैक्टिक्स क्या होता है? लेट्स सपोज हमने स्ट्रैटेजी कौन सी सेलेक्ट करी थी? हमने ये डिसाइड करना था कि शुड वी सेल इनटू अ न्यू मार्केट और शुड वी सेल इन द एग्जिस्टिंग मार्केट बाय लोअरिंग द प्राइस। अगर हम डिसाइड करते हैं कि हम लोग को जो है वो एग्जिस्टिंग मार्केट में सेल करना है, तो एग्जिस्टिंग मार्केट में हमारा प्रोडक्ट सेम होगा, प्राइसिंग जो है वो हम लोग डिस्काउंट पे सेल करेंगे, मतलब प्राइसिंग को हम जो है वो लो सेट कर देंगे। प्रमोशन होगी कि हम ज्यादा प्रमोशन करेंगे और डिस्काउंट्स लगाएंगे ताकि लोग आके हमारा प्रोडक्ट और खरीदें और एग्जिस्टिंग मार्केट में हमारी सेल्स हो। और डिस्ट्रीब्यूशन हम जो है वो ज्यादा से ज्यादा आउटलेट्स पे, मोर आउटलेट्स पे रखवाएंगे ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी रीच जो है वो कस्टमर तक ज्यादा आ जाए। तो जो मैंने स्ट्रेटेजी सेलेक्ट की है उस हिसाब से मैं अपने टैक्टिक्स सेलेक्ट करता हूँ। लेट्स सपोज अब मैं दूसरी स्ट्रेटेजी सेलेक्ट करता हूँ, दैट इज कि न्यू मार्केट में एंटर होना है। अब न्यू मार्केट में एंटर होना है तो प्रोडक्ट तो मेरा सेम रहेगा अगेन। क्यों? क्योंकि मैं वही प्रोडक्ट जो है वो न्यू मार्केट में एंटर कर रहा हूँ। तो प्रोडक्ट जो है वो आपका सेम होगा जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही रहेगा आपका। सेकेंडली, प्राइसिंग जो आप इस मार्केट में सेल कर रहे थे उसी मार्केट में वही सेल करोगे, तो उससे और
नई मार्केट में एंटर होने के लिए आपको पेनिट्रेशन प्राइसिंग सेट करनी पड़ेगी। बट अगेन डिपेंड करेगा कि वहां पे कंपटीशन कितना है। कंपटीशन नहीं है तो आप ज्यादा प्राइस सेट करो, कंपटीशन है बहुत ज्यादा तो पेनिट्रेशन प्राइस सेट करो या कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग सेट करो। थर्ड, प्रमोशन। तो नई मार्केट है तो प्रमोशन ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो हाई प्रमोशन करोगे यहाँ पे और इंफॉर्मेशन दोगे प्रोडक्ट के बारे में, तो एडवर्टाइजिंग वगैरह ज्यादा करोगे। और प्लेस मतलब आप ज्यादा से ज्यादा आउटलेट्स पे डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करोगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा आउटलेट को टारगेट करोगे। तो आपके ये टैक्टिक्स होते हैं। तो मार्केटिंग मिक्स बेसिकली आपके टैक्टिक्स होते हैं कि आप जो है वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से क्या टैक्टिक्स लेकर आओगे मार्केट के अंदर। Moving on to the final stage, that is the final thing on the marketing plan, that is your marketing budget. और marketing budget में आपका सिंपली होता है कि आपके पास कितना पैसा अवेलेबल होगा मार्केट करने के लिए प्रोडक्ट को। तो मार्केटिंग बजट इज द डिफरेंट अप्रोचेस टू। अब मार्केटिंग बजट आप सेट कैसे करते हो? अब मार्केटिंग बजट, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो मार्केटिंग बजट अपना सेट कैसे करेगा? तो डिफरेंट अप्रोचेज होती है। नंबर वन, स्पेंडिंग एज मच एज कंपेटिटर्स। जितना कंपेटिटर 2 लाख खर्च कर रहा है तो आप भी 2 लाख खर्च करो, कंपेटिटर 1 लाख कर रहा है तो आप भी 1 लाख करोगे। ये कोक और पेप्सी बहुत करते हैं। क्या कोक और पेप्सी का मार्केटिंग बजट लगभग सेम होता है? क्यों? क्योंकि दोनों जो है वो राइवल है, दोनों जो है वो कॉम्पिटिटर है, तो जितना कोक खर्च करता है उतना ही पेप्सी खर्च करता है। मूविंग ऑन, यूजिंग को रिलेशन ऑफ, जैसे कोक स्टूडियो आता था तो पेप्सी बैटल ऑफ बैंड्स आना शुरू हो गया। सही है। कोक जो है वो कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा है जिसमें जो है वो अपना गरीबों को सपोर्ट कर रहा है, और इसी तरह फिर पेप्सी भी इसी तरीके का एडवर्टाइजमेंट। तो आप देखा करें, नोटिस करा करें कि दोनों की लगभग एडवर्टाइजिंग सेम होती है, तो दोनों का एक्सपेंडिचर भी सेम होता है, दोनों जो है वो सेम अमाउंट ऑफ खर्चा कर रहे होते हैं ऑन द मार्केटिंग। Using correlation of past marketing expenditure and sales to calculate what level would be appropriate. फॉर एग्जाम्पल, आपने ये अज्यूम किया कि पहले साल आपने 10,000 रुपए लगाए मार्केटिंग पे, तो आपकी सेल्स तकरीबन 1 लाख हुई। तो आपने ये रिलेशनशिप बना लिया कि 10,000 लगाऊंगा तो 1 लाख होंगी। तो अगर मैं अब 20,000 लगाऊंगा, मतलब 10,000 और लगाऊंगा, तो मेरी सेल्स 2 लाख हो जाएंगी। मैं अगर 30,000 मतलब 10,000 और से लगाऊंगा तो मेरी सेल्स जो है वो 30,000 हो जाएंगी। तो इस तरीके से मैं जो है वो कोरिलेशन बना लेता हूँ और उसके हिसाब से फिर मार्केटिंग बजट सेट करता हूँ। तो मार्केटिंग बजट जो है वो मेरा इस तरीके से सेट होता है, या तो कॉम्पिटिटर के हिसाब का या फिर कोरिलेशन बना के जो है वो मैं सेट कर लेता हूँ। फिर एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग प्लानिंग। अब प्लानिंग करने के फायदे और नुकसान क्या है? Advantages of marketing planning: a marketing plan is an essential part of an overall business plan. तो मार्केटिंग प्लान जो आप बनाते हो ना, तो ये आपके बिजनेस प्लान का पार्ट होता है। तो सच एज अ न्यू बिजनेस प्रपोजल टू कन्विंस कस्टमर, तो इससे ये है कि आपके इन्वेस्टर जो है वो कन्विंस हो जाते हैं और आपको फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं। Specific market plans might also be needed to help introduce a new strategy that could determine a business future success. तो कोई भी नई स्ट्रेटेजी वगैरह आप जो है वो लेकर आ रहे हो, तो वो मार्केटिंग प्लान के थ्रू लेकर आओगे। तो आप जब एक प्लानिंग के साथ उतरोगे मार्केट के अंदर, तो आपके चांसेस ऑफ सक्सेस बढ़ जाते हैं। फिर प्लानिंग इज एन एसेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन दैट फोर्सेस मार्केटिंग पर्सनल टू look at the current position of the business, its products and the markets it operates in, to allow set achievable goals. तो जब आप अपनी एनालिसिस करते हो ना, कि अपने आप को देखते हो, अपनी पोजीशन देखते हो, अपने प्रोडक्ट की पोजीशन देखते हो मार्केट के अंदर, तो आप फिर अचीवेबल गोल्स भी सेट करते हो, कि आप फिर वही गोल सेट करते हो जो आपको लगता है आप अचीव कर सको। फिर डिसएडवांटेज क्या है? फर्स्टली, डिटेल मार्केटिंग प्लान्स has been indicated above are complex, costly and time consuming to make. कॉम्प्लेक्स होते हैं, काफी कॉस्टली होते हैं और टाइम कंज्यूमिंग होते हैं बनाने में। Second is, a very small business may not have either the money or the skilled management know how to produce a professional looking plan. तो अगर एक स्मॉल बिजनेस मार्केटिंग प्लान बना रहा है अपना, तो उसके पास या तो पहली बात पैसे नहीं होंगे, और दूसरी बात स्किल्ड मैनेजमेंट नहीं होगी। Thirdly, in a fast changing market, the plan could become out of date even before it is published. तो अगर फास्ट चेंजिंग मार्केट है, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है काफी ज्यादा, तो ये आपका प्लान बहुत जल्दी आउट ऑफ डेट। अप्रोचेस टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जब भी आप डेवलप कर रहे हो, तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? एक मार्केटिंग जो मैनेजर है उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? नंबर वन, यू शुड बी showing consistency. A marketing strategy must be consistent in the quality, quantity and message the marketing activities portray. तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि आपकी जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है वो कंसिस्टेंट हो। ये नहीं हो कि आपकी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव कुछ और है और मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो कुछ और है। सेकंड इज कोऑर्डिनेशन।
आपका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जो है वो फुली कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। मतलब आपस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग हैं जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन सबको पता होना चाहिए कि आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है और आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या है। एंड थर्ड इज फोकस। अगर आपको सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, यू शुड बी फोकस, यू शुड बी नोइंग कि आपके ओवरऑल मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है। जब आपको अपना ऑब्जेक्टिव सही तरीके से पता होगा, तो आप फिर स्ट्रैटेजी भी फिर सही तरीके से बना पाओगे। These are the three approaches to your marketing strategy, that if you want to make a successful marketing strategy, your marketing strategy should be consistent, your marketing strategy should be coordinated, and your marketing strategy should be focused on the objective that you have to achieve. अब बात करते हैं द चेंजिंग रोल ऑफ आईटी एंड एआई इन मार्केटिंग। अब आईटी और एआई का जो है वो मार्केटिंग के अंदर बहुत ज्यादा रोल आ गया है। सही है। और वो क्या क्या आ गया अभी देख लेते हैं। आईटी एप्लीकेशंस की बात करते हैं, तो आईटी एप्लीकेशंस इन मार्केटिंग क्या आ गई है। इंटरनेट, इंटरनेट के जरिए वेबसाइट्स वगैरह हर बिजनेस ने बना ली है वेबसाइट, और वो अब वहां पे प्रमोशन वगैरह करते हैं अपनी। ईमेल मार्केटिंग क्या होती है कि आप डायरेक्टली कंज्यूमर के ईमेल पे जो है वो सेंड कर रहे होते हो। आप जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के ईमेल पे सेंड कर रहे होते हो, तो वो ईमेल मार्केटिंग होती है। ईमेल के जरिए भी आप जो है वो मार्केटिंग कर रहे होते हो। फिर मोबाइल एंड टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे होते हो मोबाइल पे। फिर एप्लीकेशन के बीच में भी ऐड आ रहे होते हैं, आपने देखा होगा। तो ये स्पॉटिफाई पे कभी ऐड चल रहा होता है, यूट्यूब पे ऐड चल रहा होता है, तो वो तो खैर सोशल मीडिया में भी आ जाता है। तो ये आपके जो है वो आईटी एप्लीकेशंस है जो नए आ रहे हैं मार्केटिंग के अंदर। इन स्टोर भी आप देखें कभी कभार, तो बहुत सारे जो है वो इन स्टोर एडवर्टाइजिंग लगी हुई होती है। इन स्टोर बैनर और इन स्टोर जो है वो टीवी वगैरह लगे हुए होते हैं, जो कि आपके प्रोडक्ट का एड वगैरह चला रहे होते हैं। तो ये आपके आईटी एप्लीकेशन आ गई मार्केटिंग। फिर सोशल मीडिया, तो आप सबको पता ही है कि सोशल मीडिया पेज पे बना के उस पे पोस्ट डालना, डेली अपडेट करना, उसको वीडियोस बनाना, सही है, उस पे डालना। ये सारे बड़े बड़े ब्रांड जो है वो अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं। सोशल मीडिया पे वो सेलिंग कर रहे होते हैं डायरेक्टली टू द कस्टमर। तो ये जो है वो आपकी आईटी के चेंजेस आए इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। एंड पोटेंशियल एआई एप्लीकेंट्स इन द मार्केट। अब एप्लीकेशन ऑफ एआई क्या आई है। एआई के मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप कॉल करते हैं, कहीं बैंकिंग में कॉल करते हैं, तो बैंकिंग में देखें आपको बंदा जवाब नहीं देगा, पहले आपको ऑपरेटर जवाब देगा। ऑपरेटर जो है वो ज्यादा से ज्यादा आपकी डीलिंग करेगा। तो ये बेसिकली जो है वो एआई का इस्तेमाल है मार्केटिंग में। फिर आप लोग आजकल देखेंगे फोन में आप कुछ, फोन बंद रखा हुआ है आपका, लेकिन फोन में आप कुछ बोलेंगे, अगर लेट्स सपोज शूज के बारे में बात करेंगे, तो शूज के ऐड आना शुरू हो जाएंगे। तो शूज के ऐड आना शुरू हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आप लोग ने अक्सर ये नोट करा होगा। सही है। तो ये भी जो है वो एआई का ही कमाल है कि एआई जो है वो आपकी वॉइस कैप्चर करके आपको वही चीजें दिखा रहा होता है। फिर उसके बाद ये आपका कि अगर आप कोई सर्च करते हो, कोई चीज सर्च करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल शर्ट सर्च करते हो, तो आप देखना कि शर्ट आपने गूगल पे सर्च करा है, लेकिन शर्ट के एड्स जो है वो फेसबुक और इंस्टा पे आ रहे होंगे। सही है। तो ये जो है ये भी बेसिकली आपका एआई का कमाल होता है कि एआई जो है वो आपके सर्च इंजन जो वर्ड्स आप जो सर्च कर रहे होते हो, शर्ट आपने सर्च करा, तो वही जो है वो उसी को इस्तेमाल करते हुए वो शर्ट से रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स हैं फेसबुक पे और जितने भी इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स हैं, वो आपके सामने ले आता है। ठीक है। तो ये सारा एआई का यूज है इन मार्केटिंग। तो बेनिफिट्स क्या होते हैं इससे। गेन अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर्स बाय मॉनिटरिंग व्हाट दे आर बाइंग, रीडिंग, वॉचिंग एंड कमेंटिंग ऑन वाया सोशल मीडिया। तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप ज्यादा अच्छी हो जाती है कंज्यूमर के बारे में, कि वो लोग जो है वो क्या पसंद करते हैं, क्या रीड कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं ऑन द सोशल मीडिया। फिर ऑप्टिमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बाय एनालाइजिंग कंज्यूमर वर्ड सर्चेस, सोशल प्रोफाइल्स एंड अदर ऑनलाइन डेटा। तो आप जो है वो डिजिटल एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स जो चल रही होती हैं आपकी, उसको आप इफेक्टिव कर लेते हो बाय एनालाइजिंग द कंज्यूमर वर्ड सर्चेस। जैसा अभी मैंने एग्जांपल दी, शर्ट सर्च करा, तो फेसबुक और इंस्टा पे शर्ट के ब्रांड्स आ रहा शुरू हो गए। क्रिएट डिटेल कंज्यूमर प्रोफाइल सो दैट द राइट मैसेज कैन बी सेंट टू ईच इंडिविजुअल एट द राइट टाइम यूजिंग द राइट मीडिया। तो एआई जो है वो आपकी कंज्यूमर प्रोफाइल्स भी आपको एनालाइज करके दे देता है, कि आपको ये बता देता है कि आपका कंज्यूमर जो है वो क्या चीज उसको पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद। सही है। तो यू आर एबल टू डिलीवर द राइट मैसेज। फॉर एग्जांपल एआई का ये भी है कि अब आजकल आप कस्टमर के नाम के साथ मैसेज भेज सकते हो, कि भाई अगर आपको डिफरेंट लोगों को मैसेज करना है, आप एक मैसेज टाइप करो, आप सेंड कर दो, तो ऑटोमेटिकली ऐसा जो है वो फंक्शन है कि ऑटोमेटिकली जिस बंदे के पास भी वो पहुंचेगा ना मैसेज, उसका नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा।
तो इस तरीके से जो है वो आप कंज्यूमर को मैसेज सेंड करके कंज्यूमर के साथ रिलेशनशिप बेहतर कर सकते हो। फिर एआई एनालिसिस ऑफ ह्यूज ब्लॉक्स ऑफ डेटा and its ability to identify trends allow brand marketing to interact with consumer exactly when they are making purchasing decision। तो अगेन यहाँ पे यही है कि जब कोई प्रोडक्ट आप खरीद रहे होते हो तो एआई जो है वो उसके पास इतना डेटा होता है और वो इतना एनालाइज करता है उस डेटा को कि वो कस्टमर की बाइंग बिहेवियर को जान चुका होता है। और कस्टमर जो है, अब जैसे फूड पांडा है, फूड पांडा पे आप कुछ ऑर्डर करो, सही है, कुछ आप एक चीज डालो अपने कार्ट के अंदर, तो उससे रिलेटेड और भी चीजें जो है वो कि लोग जो है वो ये भी ट्राई करते हैं, ये भी ट्राई करते हैं, तो आप भी ये ट्राई करें कि पीपल ऑल्सो बाय। जैसे अगर आप मैंने सिर्फ खाली बर्गर डाला है तो वो एआई जो है वो बता देगा कि भाई पीपल बर्गर के साथ ड्रिंक भी लेते हैं, फ्राइज भी लेते हैं और दूसरी चीजें भी ले रहे होते हैं। तो ये जो है ये आपका बेसिकली एआई का फायदा है। नुकसान क्या है एआई का? कंज्यूमर रेजिस्टेंस ऑफ डेटा बीइंग कलेक्टेड। अक्सर कंज्यूमर घबरा जाते हैं कि यार ये डेटा हमारा कलेक्ट कर रहा है तो हम लोग कुछ भी बोलेंगे तो वो जो है वो एआई सुन रहा है, सही है। तो कस्टमर अक्सर जो है वो फिर इसको रेजिस्ट करते हैं। फिर मैनेजमेंट सुपरविजन एंड कंट्रोल इज स्टिल रिक्वायर्ड। एआई सही चल रहा है नहीं चल रहा, मैनेजर को फिर भी ये देखना पड़ेगा, सुपरविजन तो करनी पड़ेगी आपको कि एआई जो है वो फंक्शन सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा। इट नीड्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट। एआई के अंदर पैसा लगाना काफी ज्यादा जो है वो एक्सपेंसिव होता है और फिर आईटी एक्सपर्ट बंदे आपको रखने पड़ेंगे और हाई कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होगी। फिर एट प्रेजेंट एआई कंप्यूटिंग सिस्टम्स लैक ह्यूमन क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। तो अभी एआई आ तो गया लेकिन एआई इतना जो है वो फंक्शनेबल नहीं है क्योंकि अभी भी इसके अंदर जो है वो ह्यूमन की कैपेबिलिटीज पूरी तरीके से नहीं आई, अभी भी ये जो है वो लर्निंग स्टेज पे है, लेकिन आगे जाके शायद जो है वो आ जाए। तो दिया आपका मार्केटिंग और आईटी और एआई है इन मार्केटिंग। अब मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल मार्केट्स, और इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन की। अब ग्लोबलाइजेशन होता क्या है कि किसी भी दूसरी कंट्री में आपको अगर अपना बिजनेस सेटअप करना है तो किसी भी दूसरी कंट्री में बिजनेस सेटअप करने के लिए आप ग्लोबलाइजेशन का इस्तेमाल करते हो। तो ग्लोबलाइजेशन इज द ग्रोइंग ट्रेंड टुवर्ड्स वर्ल्ड वाइड मार्केट्स इन प्रोडक्ट्स, कैपिटल एंड लेबर अनरिस्ट्रिक्टेड बाय बैरियर्स। तो आप जो है वो इजीली अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कैपिटल को और अपने लेबर को मूव कर सकते हो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल मेरा चाइना में बिजनेस स्टार्ट करा था मैंने, अब जो है वो मैं उसको चाइना के बिजनेस को जो है वो पाकिस्तान लेकर आ रहा हूँ, सही है। जैसे अभी रिसेंटली आप लोग ने न्यूज में देखा होगा भाई एप्पल जो है वो अपना स्टोर उसने खोला है इंडिया के अंदर। तो एप्पल ने इंडिया में कैसे आके स्टोर खोल लिया? तो इंडिया में ऐसे स्टोर खोला एप्पल ने कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू वो अपना प्रोडक्ट को, अपने कैपिटल को, अपने लेबर को इजीली मूव कर सकता था इंडिया। तो वो सारी चीजें जो है वो इंडिया में लेकर आ गया और उसने क्या करा, स्टोर खोल लिया। तो ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि आप वर्ल्ड वाइड मार्केट्स को टारगेट करते हो। अब एप्पल को इंडिया की मार्केट को टारगेट करना तो उसने एक स्टोर अपना वहां खोल लिया। तो बेनिफिट्स क्या है इसके? देयर इज ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग गुड्स इन अदर कंट्रीज। तो आपकी अपॉर्चुनिटी ऑफ सेलिंग गुड्स इन अदर कंट्रीज काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। फिर इंक्रीज कंपटीशन गिव्स फर्म्स द इंसेंटिव्स टू बिकम मोर इंटरनेशनली competitive। तो आपका जाहिर सी बात है इंटरनेशनली लेवल पे आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, सही है, क्योंकि आप ग्लोबलाइजेशन कर रहे हो, आप दूसरी कंट्रीज में जाके बेच रहे हो अपना प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली आपको फायदा ये होगा कि आप इंटरनेशनली कंपेटिटिव होते रहोगे, आप जो है वो अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करते रहोगे। देन देयर इज अ वाइडर चॉइस ऑफ लोकेशन। आप दुनिया में कहीं भी जाके जो है वो अपना बिजनेस खोल सकते हो। तो आपके पास लोकेशंस की जो चॉइस है वो काफी वाइड होती है। एंड लास्टली ग्रेटर फ्रीडम टू अरेंज मर्जर्स एंड टेक ओवर्स विथ फर्म्स फ्रॉम अदर नेशंस एज रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन एक्विजिशन आर रिड्यूस। तो यहाँ पे ये है कि आपके जो है वो मर्जर्स और टेक ओवर जो है वो आप आराम से कर सकते हो, मतलब आप दूसरी कंट्री में जाके दूसरे जो आपके बिजनेसेस हैं उनको टेक ओवर और उनके साथ मर्ज कर सकते हो। सही, क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि आपकी रिस्ट्रिक्शंस कम हो जाती हैं। आप जहां देखते हो ना कि दूसरी कंट्री में अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा होता है तो आप अगर देखते हो वो बिजनेस प्रॉफिटेबल है लेकिन बंद हो रहा है, तो आप उसको खरीद लेते हो एज बीइंग एन इंटरनेशनल इन्वेस्टर और फिर आप उसको रन करने की कोशिश करते हो। मूविंग ऑन। अच्छा, अब एक और बात मैं आप लोग को बता दूं कि आप लोग को पॉइंट्स बहुत ज्यादा लग रहे होंगे नोट्स के अंदर, तो ये अपना चार चार पांच पांच पॉइंट्स एक्सप्लेन किए मैं फॉर द पेपर। एक ट्रिक ये है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ तीन तीन पॉइंट्स या दो दो पॉइंट्स याद करें, क्योंकि तीन या दो पॉइंट से ज्यादा आपको लिखना नहीं होता, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ आप, अब देखें ये है कि दो पॉइंट तीन पॉइंट याद करेंगे तो आराम से आपका पेपर जो है वो निकल जाएगा, लेकिन ये कि तीन पॉइंट वो पक्के याद करें, ऐसे नहीं हो कि आपको वो समझ में ना आ रहे हो या आपके वो कच्चे पक्के हो।
फिर लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेशंस का मतलब है बिजनेस फ्रॉम अदर कंट्रीज नाउ हैव फ्रीयर एक्सेस टू द डोमेस्टिक मार्केट, सो देयर विल बी इंक्रीज कंपटीशन। लिमिटेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन के कंपटीशन बढ़ जाएगा कि इंटरनेशनल बिजनेस आके compete करेंगे आपके साथ। फिर द ड्राइव फॉर इंटरनेशनल competitiveness will also be forcing other firms to become more efficient। तो इंटरनेशनल competitiveness बढ़ने की वजह से आपके सारे फर्म्स जो है वो और ज्यादा एफिशिएंट होने की कोशिश करेंगे, और उसकी वजह से फर्दर कंपटीशन जो है वो इंक्रीज होगा। फिर कल्चरल और टेस्ट डिफरेंसेस भी आ जाता है। जैसे पाकिस्तान में आप हराम केएफसी नहीं बेचते, आपको हलाल करके बेचना है। सही है, अल्लाह अकबर पढ़ के जो है वो आप चिकन कुर्बान करोगे और बेचोगे। तो इसलिए जो है वो यहाँ पे कल्चरल डिफरेंस होने की वजह से केएफसी को अक्सर ऑपरेशंस कॉस्ट ज्यादा आती है। फिर इंटरनेशनल लोकेशन कैन लीड टू सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स। अब पाकिस्तान में प्रोडक्ट बेचना है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपकी बहुत ज्यादा आ सकती है, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ सकती है कि यहाँ पे लाइट चली गई तो इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, यहाँ पे सर्विस ब्रेक डाउन हो गई, यहाँ पे किसी दिन 9 मुहर्रम 10 मुहर्रम को नेटवर्क नहीं है, उस दिन आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो है वो नेटवर्क नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको काफी ग्लोबलाइजेशन जो है वो का लिमिटेशन है। अब इंटरनेशनल मार्केटिंग की बात करते हैं कि आप जो है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री क्यों जाते हो। तो वाई सेल प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कंट्रीज। आपकी मार्केट जो होम मार्केट है वो सैचुरेशन की तरफ पहुंच गई है, मतलब मेच्योर हो गई है। अब आपको पता है मेच्योरिटी के आगे क्या होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में? मेच्योरिटी के बाद होता है डिक्लाइन। तो डिक्लाइन की तरफ आप जाने वाले हो, ऑलरेडी आपकी होम मार्केट मेच्योर हो गई है, तो अब आप कोशिश करते हो कि किसी और कंट्री में जाके जो है वो प्रोडक्ट सेल करा जाए। फिर इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स के लिए आप प्रॉफिट्स बढ़ाना चाहते हो, स्प्रेड करना चाहते हो रिस्क। कि एक मार्केट अगर आपकी डिक्लाइन की तरफ जाने वाली है तो आप कोशिश करते हो कि आप अपना रिस्क स्प्रेड करो और दूसरी कंट्रीज में जाके सेल करो, ताकि दूसरी कंट्रीज से आप कमा सको। पुअर ट्रेडिंग कंडीशन इन होम मार्केट। आपके घर की मार्केट जो होम मार्केट है वहां पे ट्रेडिंग कंडीशंस काफी पुअर है, काफी खराब है, और उसकी वजह से जो है वो आप इंटरनेशनल जाना चाह रहे हो। फिर लीगल डिफरेंसेस क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड। लीगल डिफरेंसेस है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल बेचना है मेरा, मुझे शौक है कि मैं जो वो अल्कोहल सेल करूं, लेकिन पाकिस्तान में मैं अल्कोहल की फैक्ट्री नहीं लगा सकता। हाउएवर यूएस में मैं लगा सकता हूँ अल्कोहल की फैक्ट्री। तो जाहिर सी बात है वहां के जो लीगल चेंज है, लीगल डिफरेंस है, वो मुझे अलाउ करता है मेरा प्रोडक्ट सेल करने के लिए। सही है, तो इसलिए मैं इंटरनेशनल जाना चाह रहा हूँ। फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग डिफरेंट क्यों होती है? अब जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में जैसे मार्केटिंग होती है वही मार्केटिंग दुबई में नहीं होगी, वही मार्केटिंग इंडिया में नहीं होगी, वही मार्केटिंग जो है वो यूएस में नहीं होगी। हर कंट्री की डिफरेंट मार्केट होती है। सही है, अब डिफरेंट मार्केट क्यों होती है? नंबर वन, पॉलिटिकल डिफरेंसेस। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर देखें तो अब जैसे बेटिंग कंपनीज वगैरह हैं, तो आईपीएल में देखो कि आईपीएल में बेटिंग कंपनीज की प्रमोशन हो रही होती है, सारी चीजें हो रही होती हैं। सही है, वहां पे कोई ढकी छुपी चीज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में अभी रिसेंटली पीएसएल में जो बैटिंग कंपनीज आई थी, वो जो है वो अपना ढकी छुपी उनकी एडवर्टाइजिंग हो रही थी। सही है, सिर्फ वो शर्ट पे उन्होंने नाम दे दिए थे, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल डिफरेंस है कि आपकी जो गवर्नमेंट है, सही है, वो अलाउ नहीं करती ये सारी चीजें। इसको हम लीगल डिफरेंस भी कह सकते हैं, वी कैन ऑल्सो से दैट अ लीगल डिफरेंस। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग डिफरेंट होती है, डिपेंड क्यों होती है डिफरेंट? क्योंकि आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस आते हैं, आपके इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस आते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल डिफरेंसेस मतलब जैसे अब पाकिस्तान में लोगों की इनकम नहीं होती, तो केएफसी जो है ये एवरीडे मील, वैल्यू मील, सही है, क्रंच बर्गर जैसे प्रोडक्ट्स लेकर आ गया मार्केट के अंदर। सही है, जो कि लो इनकम अर्नर जो है वो अफोर्ड करे। सही है, हाउएवर आप दुबई जाके देख लें, आपको क्रंच बर्गर टाइप नहीं मिलेगा, आपको वही जिंगर, माइटी जिंगर, उनके नॉर्मल प्रोडक्ट्स ही मिल रहे होंगे। तो ये एवरीडे वैल्यू में भी आपको नॉर्मल प्रोडक्ट्स मिल रहे होंगे। तो यहाँ पे यही है कि आपकी कंट्री की इकोनॉमी के हिसाब से आप जो है वो थोड़ी डिफरेंट मार्केटिंग करते हो। क्रंच बर्गर जो है वो आपको पाकिस्तान में मिलेगा लेकिन कहीं और नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद लीगल डिफरेंसेस अगेन यहाँ पे वही है कि जैसे सम गुड्स सच एज गन्स कैन बी सोल्ड इन यूएसए बट आर इलीगल इन कंट्रीज, अदर कंट्रीज। दुबई में आप गन्स नहीं बेच सकते, और दुबई में आप जो है वैसे पुलिस वाले भी जो है वो ऐसे मतलब शो नहीं कर सकते ना अपना वेपन। सही है, वो गाड़ी में होता है या अंडरग्राउंड होता है कि मतलब आप जो है वो वेपन अपना निकाल के नहीं दिखें, क्योंकि ये एक थ्रेट समझा जाता है बाहर के ममालिक में। तो यूएसए में आप लीगली वेपन सेल कर सकते हो, सही है, लेकिन ये दुबई में आप नहीं कर सकते। तो अगर वेपन मैन्युफैक्चरर है तो उसके लिए सही जगह जाना यूएस है। फिर कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं अगेन,
जैसे मैंने आपको एग्जांपल, अब जैसे पाकिस्तान का कल्चर है, पाकिस्तान में कल्चर है स्पाइसी फूड खाने का, सही है। तो स्पाइसी फूड खाने का है, तो ये मैकडोनल्ड्स और ये केएफसी जिंगर आटा लेकर आ गए, सही है। और मैकडोनल्ड्स का बन कबाब आ गया, तो ये स्पाइसी बिग मैक आ गया। तो ये सारे स्पाइसी फूड्स वगैरह जो है वो पाकिस्तान में ही चलते हैं, और पाकिस्तान के लोगों को ये सारी चीजें पसंद है, स्पाइसी फूड वगैरह। तो इस तरीके के जो है वो प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं ताकि आप लोकल मार्केट को टारगेट कर सको। तो ये पाकिस्तान का कल्चर डिफरेंट है। फिर डिफरेंसेस इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। अब अक्सर ये होता है कि आप जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं, आप जब डिफरेंट कंट्रीज में ऑपरेट कर रहे होते हो, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन अकाउंटिंग सेट करने के डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए आपके डिफरेंसेस आते हैं इन योर मार्केटिंग एज वेल। अब बात करते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में एंटर कैसे हुआ जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में एंटर होता है कि आप एक कंट्री में हो और दूसरी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। जैसे चाइना है, अब चाइना अगर पाकिस्तान में एंटर होना चाह रहा है, चाइना की कोई कंपनी, जैसे चाइना में कोई टायर मैन्युफैक्चरर है, अब वो टायर मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में एंटर होना चाह रहे हैं, तो वो पाकिस्तान में क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है अपना प्रोडक्ट। तो एक्सपोर्ट करके आप दूसरी मार्केट में एंटर हो सकते हो। फिर आप इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग भी कर सकते हो, कि चाइना किसी बंदे को पाकिस्तान में कोई फ्रेंचाइजर होगा, उसको जो है वो अपने फ्रेंचाइज बेच दे। तो ये भी एक इंटरनेशनल फ्रेंचाइजिंग है, जैसे केएफसी और मैकडोनल्ड्स और पिज्जा हट ये लोग करते हैं, कि ये लोग कंट्री टू कंट्री अपनी फ्रेंचाइजेस बेच देते हैं। फिर उसके बाद है जॉइंट वेंचर्स। जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं कि जब दो बिजनेसेस मिलके जो है वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में एटलस है, और एटलस और होंडा है, सही है। तो ये दो अलग अलग कंपनीज हैं, दोनों ने जॉइंट वेंचर करा हुआ है एटलस होंडा के, ठीक है। तो एटलस होंडा के नाम से जो है वो इन्होंने जॉइंट वेंचर करा हुआ है। फिर लाइसेंसिंग होता है। लाइसेंसिंग मतलब कि आप किसी और बंदे को या किसी और कंपनी को अपना लाइसेंस सेल कर देते हैं, और वो जो है वो फिर आपका प्रोडक्ट उस वहां पे बेच रहा होता है, सही है। एंड थर्डली लास्टली आपका है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज। आप जो है वो कोई सब्सिडी कंपनी, अपनी कंपनी की एक सब्सिडी कंपनी जो है वो किसी और कंट्री में खोल देते हो, जैसे होंडा है, सही है, सही है। तो आप जो है वो अपनी सब्सिडी कंपनी जो है वो किसी और कंट्री में खोलते हो, तो दैट इज अगेन डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे लगा के जो है वो कंपनी जो है वो दूसरी कंट्री में खोल रहे हो। सो दैट इज सिंपली योर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडीज। तो ये पांच तरीके हैं जिससे आप जो है वो डिफरेंट मार्केट्स में जो है वो एंटर हो सकते हैं, या इंटरनेशनल मार्केट में एंटर। मूविंग ऑन टू इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। इंटरनेशनल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में अब दो स्ट्रेटजीज और आती हैं आपकी, कि जब आप इंटरनेशनली प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, तो आप या तो पैन ग्लोबल मार्केटिंग कर रहे होते हो या ग्लोबल लोकलाइजेशन कर रहे होते हो। अब पैन ग्लोबल मार्केटिंग का मतलब क्या है? अडॉप्टिंग अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट across the globe as if the entire world were a single market, selling the same good as in the same way everywhere. For example, मैं अगर एक क्लोथिंग बिजनेस स्टार्ट करता हूँ, सही है, और वो क्लोथिंग बिजनेस मैं थ्रू आउट द वर्ल्ड में जो है वो पूरे दुनिया को जो है वो टारगेट कर रहा हूँ, सही है। तो मेरा जो क्लोथिंग का ब्रांड है उसकी मार्केटिंग जो है वो सेम होगी। जब भले मैं जिस कंट्री में बेचूं, मैं पाकिस्तान में बेचूं, मैं ईरान में बेचूं, मैं सऊदीया में बेचूं, मैं दुबई में बेचूं, मैं कहीं भी बेचूं, सेल करूं अपना प्रोडक्ट, मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सेम होगी। तो बेसिकली एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाया हुआ है मैंने, और वो मार्केटिंग वो डिफरेंट मार्केट में मैं सेल कर रहा हूँ। तो एडवांटेजेस क्या है पैन ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के? आजकल के, वैसे आजकल जो है वो आपका एप्पल जो है वो डिफरेंट जो है वो वर्जन्स क्रिएट कर रहा है, वरना पहले एप्पल जो है वो पूरी वर्ल्ड में अपना एक ही प्रोडक्ट जो है वो बेचता था। अब एलए वर्जन आ गया है, और इंडिया के लिए अलग फोन बना रहा है, सही है। तो इस तरीके से जो है वो अब आजकल तो हर कोई ग्लोबल लोकलाइजेशन की तरफ जा रहा है, लेकिन पहले जो है वो एप्पल जो है वो एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट बनाता था और पूरी वर्ल्ड को नया आईफोन बेचता था। मूविंग ऑन, एडवांटेजेस ऑफ पैन ग्लोबल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो पैन ग्लोबल का मतलब क्या होता है कि सिंपली आप एक प्रोडक्ट बनाते हो स्टैंडर्डाइज, और आप समझ अज्यूम करते हो कि या आप का टारगेट ये होता है कि पूरी मार्केट, पूरी वर्ल्ड आपकी मार्केट है, और पूरी वर्ल्ड में आप जो है वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो। तो फायदा क्या है? एडवांटेज, अ कॉमन आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी स्टैब्लिश। आपकी जो आइडेंटिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो स्टैब्लिश हो सकती है, कि भाई कॉमन आइडेंटिटी होती है कि दुनिया भर में आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिटी सेम है, ब्रांड इमेज सेम है। कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि जाहिर सी बात है पूरी दुनिया के लिए प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप बल्क में खरीदोगे, कॉस्ट रिडक्शन आएगी। इट रिकग्नाइजेस दैट डिफरेंसेस बिटवीन कंज्यूमर इन डिफरेंट कंट्रीज आर रिड्यूसिंग। इसका मतलब क्या है कि अगर आपका प्रोडक्ट हर कंट्री में एक्सेप्ट किया जा रहा है,
तो दैट मीन्स कि कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट कंट्री में उनके डिफरेंसेस जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं। However, disadvantages can, despite growing similarity between consumer taste in different countries, it might necessary to develop different products to suit culture or religious variation. फॉर एग्जाम्पल अगर वेस्टर्न कल्चर की बात करें तो वेस्टर्न कपड़े पाकिस्तान में पहने तो जाते हैं लेकिन वो उस तरीके के नहीं पहने जाते जो एक्चुअली वेस्ट में पहना जाता है। सही है। तो पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में अभी भी कल्चरल वैल्यू थोड़ी तो मौजूद है। सही है। तो इसलिए जो है वो बिजनेसेस जो है वो यहाँ पे नहीं चलेंगे। फिर लीगल रिस्ट्रिक्शंस कैन वेरी सब्सटेंशियली। फॉर एग्जाम्पल जारा आके अगर अपने प्रोडक्ट्स बेचेगा यहाँ पे, सही है, या बहुत सारे ऐसे कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो हराम चीजें डली हुई होती हैं, मतलब कुछ ऑयल वगैरह ऐसे इस्तेमाल होते हैं कॉस्मेटिक्स में जो हमारे कल्चर में या हमारे रिलीजन में वो मना है इस्तेमाल करना। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं, सही है, वो जो है वो फिर हम लोग रिलीजन के तौर पे हम लोग वो प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अभी भी जो है वो डिफरेंसेस हैं। फिर लीगल रिस्ट्रिक्शंस कैन वेरी सब्सटेंशियली बिटवीन कंट्रीज एंड दिस डज नॉट अप्लाई जस्ट टू प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शंस। अब लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी आ सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग, आप एडवर्टाइजिंग पे रिस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं काफी ज्यादा कि एडवर्टाइजिंग आप सही अप्रोप्रिएट करो। प्रोडक्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट के अंदर कोई सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो हमारे कल्चर के हिसाब से, हमारे रिलीजन के हिसाब से दे आर नॉट गुड और हम लोग वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर है ब्रांड नेम्स डू नॉट ऑलवेज ट्रांसलेट इफेक्टिवली इनटू अदर लैंग्वेजेस। अब मसला क्या आता है कि अगर आप अपना प्रोडक्ट और ब्रांड नेम एक ही रखोगे ना थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो मसला क्या आ सकता है कि ब्रांड नेम को अगर आप ट्रांसलेट करने जाओ ना दूसरी लैंग्वेज में, जैसे पाकिस्तान में अगर कोई ब्रांड नेम है और उसको आप चाइनीज लैंग्वेज में चेंज करने जाओ, चाइनीज लैंग्वेज में उसका मतलब कोई और निकलेगा। तो ब्रांड नेम जो है वो इतने इफेक्टिवली ट्रांसलेट नहीं होते दूसरी लैंग्वेज में, तो आपको जो है वो दूसरी कंट्री में दूसरे नाम से ही एंटर होना पड़ेगा। तो ये तो आपको थोड़े बहुत चेंजेस तो करने पड़ते हैं। और सेकेंड स्ट्रैटेजी जो है वो है ग्लोबल लोकलाइजेशन की। ग्लोबल लोकलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप अडेप्ट करते हो एक मार्केटिंग मिक्स जिसके अंदर जो है वो आप डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हो, एंड दीज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स मीट द नेशनल एंड रीजनल टेस्ट। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल अभी मैंने आपको दी थी। मैकडोनल्ड्स ने जो है वो बन कबाब निकाला था, तो बन कबाब जो है वो बेसिकली एक ग्लोबल लोकलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। फिर केएफसी का जिंगर आटा, केएफसी का जिंगर आटा जो है वो आपका एक ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। अब जैसे डोमिनोज है, अब डोमिनोज जो है वो अपना फ्लेवर लॉन्च करता है, लेट्स सपोज कोई देसी फ्लेवर है, सही है, या हवाईयन पिज्जा बेसिकली जो है वो एक यूएस में बड़ा भाई पाइनएप्पल पे पिज्जा जो है वो ये बड़ा एक एरिया में जो है वो खाया जाता है। तो वो ग्लोबल लोकलाइजेशन होती है कि भाई वहां पे स्पेसिफिकली वो पिज्जा फ्लेवर खाया जाता है। तो इस तरीके से आपका बन कबाब लॉन्च करना पाकिस्तान में, जिंगर आटा लॉन्च करना पाकिस्तान में, तो ये आपकी ग्लोबल लोकलाइजेशन कहलाता है। तो बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबल लोकलाइजेशन, लोकल नीड्स टेस्ट एंड कल्चर्स आर रिफ्लेक्टेड इन द मार्केटिंग मिक्स ऑफ द बिजनेस एंड दिस कुड लीड टू हायर सेल्स एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये है कि ग्लोबल का कल्चर और ग्लोबल जो स्पाइसी चीजें जो है वो दिखाई जाती हैं, स्पाइसी खाने दिखाए जाते हैं इंटरनेशनल चेन्स ऑफ ये इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस के। तो बेसिकली इससे जो है वो आपका लोकल एक फील आती है। फिर देयर इज नो अटेम्प्ट टू इम्पोज फॉरेन ब्रांड्स प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट ऑन रीजनल मार्केट्स। तो आप जो है वो एक सेपरेट ऐड बनाते हो और सेपरेट ऐड बना के आप जो है वो अपना प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे होते हो, तो आपको जो है वो फॉरेन ऐड वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जो आपने फॉरेन के लिए ऐड बनाया हुआ है वहाँ का आपका ऐड डिफरेंट होता है। ये एक फायदा है कि आपके जो है वो लोग जो है वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, लोग जो है वो ज्यादा लोकल ऐड देख के जो है वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। फिर द प्रोडक्ट्स आर मोर लाइकली टू मीट लोकल नेशनल रिक्वायरमेंट्स देन इफ दे आर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट। तो आप जब प्रोडक्ट जो है वो बनाओगे तो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट जब आप बना रहे थे तो शायद वो लीगल स्टैंडर्ड या लोकल बिजनेस के हिसाब से नहीं बन रहा हो, लेकिन अब आप जब लोकल नेशनल प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो जो है वो लोकल नेशनल लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन रहा होगा। मूविंग ऑन, लिमिटेशंस क्या है? द स्कोप फॉर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज रिड्यूस। अब यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपकी कम हो जाती है क्योंकि बन कबाब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में बनेगा, तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है, सही है, वो अलग से खरीदना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी रिलेटिवली स्मॉल होगी, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं होंगी। फिर द इंटरनेशनल ब्रांड कुड लूज इट्स पावर। सही है, क्योंकि अब बाहर का ब्रांड है तो मतलब मैकडोनल्ड्स एक वर्थ रखता है अपनी, बाहर का ब्रांड है, सही है, इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। अब इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके की हरकतें कर रहा है और इंटरनेशनल प्रोडक्ट जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स बना रहा है, तो एक जो है वो डाउट और क्वेश्चन मार्क आ जाता है, एक ब्रांड इमेज पे आपका फर्क पड़ता है कि यार एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट होते हुए आप जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो।
एंड देन लास्टली देयर विल बी एडिशनल कॉस्ट ऑफ अडेप्टिंग प्रोडक्ट्स एडवर्ट स्टोर लेआउट्स एक्सेट्रा। आपको अलग से बन कबाब और जिंगर आटा का ऐड बनाना पड़ेगा, आपको स्टोर थोड़ा सा अपना पैकेजिंग चेंज करनी पड़ेगी उनके लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए। तो बेसिकली ये आपकी कॉस्ट को अगेन इंक्रीज करेगा, और आपको जो है वो प्राइसेस ज्यादा रखने पड़ेंगे। जैसे 330 का बन कबाब दे रहा था फॉर एग्जाम्पल अब मैकडोनल्ड्स, बाहर आप जाओ तो आपको 100 रुपए का मिल जाएगा। तो 330 और 100 फर्क है, तो सिर्फ तो इसलिए मैकडोनल्ड्स ने जो है वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल नहीं था। सही है। तो ये आपके जो है वो चैप्टर 22 है, दैट इज योर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। सही है। तो इसमें हमने डिफरेंट स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ा। हमने पहले पढ़ा कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं, और फिर हमने पढ़ा कि कैसे जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो आपके डिफरेंट स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला है, ये चैप्टर समझ में आता है?